समाहा, इमरजेंसी है, जल्दी आओ। डॉक्टर नाहिद घबराती उसके पास पाकर आती बोली, जो एक पेशेंट को चेक कर रही थी, सब खैरियत तो है ना? वो हल्के कदमों से उनके पीछे भागती हुई बोली, तुम चलो। तो डॉक्टर नाहिद के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वो बिना कोई बात का जवाब दिए उसे लेकर अस्पताल के स्पेशल वार्ड की तरफ आ गई थी, जो सिर्फ नामे ग्रामी लोगों के लिए मखसूस था। वहां पहुंचते ही समाहा को एहसास हुआ कि वहां कोई आम इंसानी बहुत ही ऊंची पार्टी का बंदा लाया गया है। हर तरफ से सूट बूट के में ऊंचे लंबे गार्ड्स हाथों में गन लिए अलर्ट खड़े थे। समाहा उनसे बेखौफ होती आगे बढ़ी। वो ऐसे खानदान से ताल्लुक रखने वाली बहादुर लड़की थी जहां बच्चों को बचपन से ही गन चलाना और मुकाबला करना सिखाया जाता था। वो ऐसे ही लोगों और बंदूकों से डरती नहीं थी। दरवाज़ा खोलते ही उसकी पहली नज़र सामने बेड पर मौजूद नौजवान पर गई, जिसकी शर्ट के बटन खुले हुए थे और मुंह पर लगा मास्क और तेज चलती सांसें उस बात की निशानदेही कर रही थी कि मसला बहुत संजीदा है। क्या हुआ? उन्हें अपने प्रोफेशनल अंदाज में कहती वो तेजी से आगे बढ़ी थी, उसे चेक करने लगी। पता नहीं अचानक घबराहट हुई तो और ये बेहोश हो गए थे। उसके साथ आए आदमियों में से एक ने परेशान लहजे में बताया था, शायद इनकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से ये भूखे रहे हैं और शायद इसीलिए बेहोश हो गए। हम फिर भी टेस्ट कर लेते हैं। वो उसके दिल की धड़कन चेक करते हुए बोली थी और उन्हें मुतवज्जो कर कि जो मदम चाह रही थी। तभी वो नौजवान आहिस्ता आहिस्ता होश में आता हुआ अपनी नींद आंखें को खोलता हुआ उसके चेहरे को देखने लगा, जो उस पर मुकम्मल घटा बनकर छाया हुआ था। ऐसा लगा जैसे बादलों की ओर से चांद ने अपनी झलक दिखाई हो। वो तो देखते ही रह गया था। मलाई जैसा मुलायम सफ़ेद चेहरा, पतली गुलाबी नाक जिसमें छोटा सा हीरा जगमगाता हुआ उसे छेड़ रहा था, हरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखें जिसकी पलकें मुड़ी हुई थी और चेहरे पर साया भगन थी, और होंठ तो ऐसे थे जैसे भरे हुए शराब के पैमाने। इब्राहिम एहसान इस सिचुएशन में इस मौमी मुजस्सम को देखकर पहली ही नज़र में घायल हो चुका था। वो जिसकी सख्त गुसील किस्म की तबीयत और उसके रुतबे की वजह से लड़कियां उससे डर कर दूर भागती थी। जिसने आज तक कभी किसी लड़की को देखना तो या उससे बात करना अपनी तौहीन समझता था, वो आज वो एक लड़की को इतने पास आता देखकर बुरी तरह से हार गया था। उसमें ऐसा कुछ था जो आज तक किसी लड़की में शायद वो ना ढूंढ पाया था। वो आहिस्ता से आंखें बंद कर गया था और मेक्सिको शहर, जो रात होते ही रोशनियों में डूब चुका था, उस शहर की शानदार इमारत में वो ऊंचाई पर खड़ा सिगरेट के गहरे कश ले रहा था, जहां पूरे मेक्सिको नजर आता था। इराहीम, पाकिस्तान में ये डील साइन होगी जिसके लिए वहां जाना तो ज़रूरी है। बेटा बराबर बिजी ना होता तो प्रोजेक्ट में तो वो ही चला जाता, लेकिन आखिरी ऑप्शन यही है कि तुम इस डील को साइन करने वहां चले जाओ। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से भी कुछ डीलर वहां जमा होंगे, खास तुमसे मिलने के लिए। सिर्फ 2 दिनों की तो बात है। जाजिब एहसान संजीदगी से कहते हुए अपने बड़े बेटे को देख रहे थे, जिसका चेहरा खुद परेशान कुन था कि आया वो अब क्या फैसला करता। वो कोई आम इंसान तो था नहीं जो किसी के आर्डर्स मानता। उसकी अपनी एक अलग दुनिया था और जिसका वो इकलौता किंग था, और उसकी एक ताकतवर कंपनी का मालिक था जिसके नाम से सब कांपते थे। दुनिया में जहाँ जितने भी खतरनाक असला बारूद बूम इस्तेमाल हो रहे थे, वो उसी की बदौलत थे। उसकी पहचान डबल ई के नाम से शुरू थी और यहीं पर आकर बड़ों के छक्के छूट जाते थे। जाना ज़रूरी है। क्या मैं अपने किसी खास बंदे को? इराहीम ने अपनी सुर्ख नाक को रुमाल से साफ करते हुए कहा था। उसके पिछले दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी। काम यार, अगर ज़रूरी ना होता तो मैं तुम्हें क्यों कहता? ये काम अपने बंदे से भी करवा सकता था। मुझे सबसे ज़्यादा तुम दोनों पर भरोसा है। काम राजदारी से करना है। अब तुम इतने ज़्यादा बीमार तो नहीं? खुद को देखो, और इतना लंबा कद है। 90 किलो की तो हाली तुमने ये जानदार बॉडी बनाई है। देखने से तो बिल्कुल फिट फाट हो। शाबाश मेरा बेटा। अब वो उसे मुक्कन लगा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि जिस काम के लिए वो उसे कह रहे हैं, हाथ उसे भेजा जा रहा है, वो बहुत खतरनाक है और ये काम उसके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता था, क्योंकि खतरों से निपटना इब्राहिम एहसान का पसंदीदा अमल था। बहरहाल वो रजामंद हो ही गया था और ठीक 2 दिन के बाद बहुत ही भारी सिक्योरिटी में पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रख चुका था। उसका कद, उसकी शख्सियत और वो उसका अपना और मजबूत जिसामत वहाँ मौजूद तमाम मर्दों में सबसे नुमाया था।
थी और उस जैसा वहाँ एक भी मर्द नहीं था जो उसके मद्दे मुकाबिल आ सकता। हर आंख उसकी सहर अंगेज ब्राइटेस्ट पर्सनैलिटी, हैरत तो कोई शक, कोई रश्क की देख रहा था और उसकी यूरोपियन ने नकुश उस पर उसका गुरूर और लापरवाह अंदाज मर्दों को भी उसका दीवाना बना रहा था। किसी से मिले वो सीधा अपना जेट से उतरता गाड़ी में बैठ गया था। उससे जिस काम के लिए उसके बाप ने कहा था वो सिर्फ वही करने आया था। कुछ देर आराम करके उसने मखसूस मुकाम पर पहुंचना था कि रास्ते में ही उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लाया गया था। और फिर उसकी नज़र से दिलावर शाह पे, जो 21 साल की एक काबिल और ज़हीन डॉक्टर थी, जिसका ना बाप था और ना माँ। उसकी परवरिश उसके दादा सरदार अय्याज शाह ने की थी और फिर वही से बदली इरियाहीम एहसान की ज़िंदगी। मैंने दवाएं और ज़रूरत के तमाम ट्रीटमेंट कर दिए हैं। पेशेंट कुछ देर में बिल्कुल होश में आ जाएंगे, ये तो जा सकते हैं। इस वक्त दरवाजे के बाहर हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर जो पक चेहरे के साथ खड़े थे उसे देख रहे थे, जो बेवकूफ़ी से कहती हुई वहाँ से अब चली गई थी। अभी वो जा ही रही थी कि उसे किसी का फ़ोन आया था, जिसे सुनकर उसका चेहरा पार में लट्ठे की मानित सफ़ेद हो गया था। क्या दादा, सरदार को होश में रखो, मैं फ़ौरन गांव के लिए निकल रही हूँ। ये कहती हुई वो फ़ौरन किसी को अपने जाने की इत्तला करने भागी थी। वो जो लड़की थी वो कौन थी? ये पहले तफसीली बात थी जो उसने यहाँ पर आने पर होश में आते ही की थी। मास्टर, आप किसकी बात कर रहे हैं? उसका असिस्टेंट हैरानी से पूछने लगा। बेवकूफ़ आदमी, अभी मैं तुम्हारे सर पर कुछ उठाकर मार दूं तो याद आएगा। मैं उसका पूछ रहा हूँ जिसने मेरी ट्रीटमेंट की। उसे फ़ौरन से गुस्सा आ गया था जब वो मुठियाँ पींच कर बोला था, मास्टर मैं आपको उनकी तमाम डिटेल अभी मालूम करके बताता हूँ। असिस्टेंट ने अपनी जान पर बन आता देखकर फ़ौरन भागा था। इब्राहिम के दिमाग पर तो उस लड़की का होश में देखने का जैसे जुनून सवार हो गया था। वो नीम बेहोशी में जब उसके दिल पर इतने ज़बरदस्त वासर कर सकती थी तो होश में देखने का आलम क्या होगा। बेड पर लेटा तो वो मुसलसल उसे संजीदगी से सोच रहा था। वो बस एक बार उसे देखने का ख्वाहिशमंद था। मास्टर, वो डॉक्टर समाहर दिलावर शाह हैं। कुछ देर पहले ही वो अपने आबाई गांव की जानिब निकल चुकी है। असिस्टेंट 5 मिनट के अंदर उसकी पूरी डिटेल इब्राहिम को दे रहा था। क्या चलेगी? ऐसे कैसे चलेगी? अब वो जैसे जैसे बेबसी से कहता हुआ उठता हुआ शर्ट के बटन बंद करने लगा था। अब यहाँ मजीद रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। जो था अपना काम ख़त्म करता। वो जब तक होटल आया था समाहा उसके हवासों पर पूरी आबोताब की तरह छा रही थी और कभी वो उसे किसी चेहरे में तो कभी इधर उधर खड़ी दिखाई दे रही थी। इब्राहिम पूरी तरह से पागल होता अपने बालों को नोचने लगा था। दरावर, एक प्रॉब्लम हो गई है। रात के 3 बज रहे थे जब उसे नींद न आने पर वो बेचैनी से अपने भाई को फ़ोन करता हुआ बोला, क्या हो गया इब्राहिम? सब ठीक तो है ना? तो सोया नहीं? मुझे तो वक्त पर नींद के साथ साथ खाना पीना चाहिए होता है, तो अपनी रूटीन डाइट को लेकर बहुत एहसास है। फिर ऐसा क्यों हो गया? दिलावर एकदम परेशान हो गया। अपने छोटे भाई से उससे मोहब्बत थी यार। वो लड़की है। लड़की? कौन लड़की? उसके मुंह से लड़की लफ्ज़ सुनकर तो दिलावर अलर्ट हो गया। वो तो लड़कियों को पसंद ही नहीं करता था। दिलावर को कभी लगता था क्योंकि उसके हिसाब से उसके अंदर औरत ज़ात को लेकर कोई फीलिंग्स ही नहीं आती थी और वो उनसे 100 फुट दूर रहता था। लेकिन अब वो लड़की का नाम ले रहा था तो हैरान होना बनता था। वो एक लड़की है, एक नज़र उसे देखा है, मुसीबत ही होगी। हर जगह बस वही नज़र आ रही है, खाते पीते उठते बैठते, यहाँ तक कि बाथरूम में भी आखिरी बात करते। इब्राहिम शर्म से दांत ही पीस गया था। क्या क्या बात कर रहा है? इसका मतलब तू गे नहीं रहे बाकी मर्दों की तरह नॉर्मल, यानी तुझे उस लड़की को देखकर फीलिंग्स आई? दिलावर फर 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 खुशी से बोलता हुआ चला गया था। क्या बकवास कर रहा है? मेरे हाथों से मरना है क्या तुझे? मैं गे लगते हुए साले वो फ़ोन पर ही गुस्से से दौड़ा था। तो जैसे नखरे तेरे नखरे होते हैं लड़कियों को देखकर, ऐसा कौन मर्द करता है? अबे, तेरी भाभी के होते हुए भी हमारी नीयत फिसल जाती है यहाँ की हसीन औरतों को देख कर। तू और पता नहीं कौन सा हार्ट स्टोन लेकर दिन में पैदा हुआ है, पिघलता ही नहीं, सख्त लोंडा है। दिलावर अब उसकी हालत का मजा लेते हुए बोला था, रुक, तू आ लेने दे। एक बार मुझे वहाँ अपनी मर्दानगी का ऐसा सबूत दूंगा कि तुझे सारी जिंदगी याद रखेगा। बेटा दुनिया में किसी औरत के पास जाने के काबिल नहीं रहेगा। वो गुस्से से तनफर करने लगा और फिर, चल गुस्सा तो ना कर, मजाक कर रहा था। तेरा भाई हूँ यार, मुझे पता है तू वन
वुमन है और तेरी वो वन वुमन तुझे मिल गई है। दिलावर प्यार से बोला था तो इब्राहिम भी चुप सोचने लगा था। चल बस, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस वो लड़की थोड़ी थोड़ी अच्छी लगी मुझे, ऐसा तो नहीं कि मुझे उससे एक ही नज़र में इश्क हो गया और मैं मरने लगा। अब वो थोड़ा नॉर्मल बिहेव कर रहा था। ऐसा होता है मेरी जान, तुझे धुआंधार किस्म के इश्क की बीमारी लग चुकी है जिसका इलाज वही लड़की है। अभी एहसास नहीं है तुझे, लेकिन वक्त के साथ साथ जब ये इश्क तेरी रगों में खून बनकर दौड़ेगा ना, तब तू पागल हो जाएगा उसे पाने के लिए, और उसकी कुर्बत ही तेरे मर्ज का इलाज होगी। खैर, कौन है, कहाँ रहती है, सीधे तरीके से बता। बोल दे, नहीं मानती तो उठा कर ले आते हैं। और अब दिलावर शरारत से लब दबाता हुआ बोला था, नहीं यार, ऐसी थोड़ी अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी के कमज़ोर पर कर ज़ोर ज़बरदस्ती से मोहब्बत हासिल की जाती है। मोहब्बत तो मोहब्बत से ही हासिल होगी ना। और तू जानता है अपने भाई को कि मैं उन मामलों में कितना शर्मिंदा हूँ। मुझसे किसी लड़की का कत्ल करवा लो, लेकिन ये मोहब्बत बड़े इजहार मुझसे नहीं होते। अपना माथा मसलता हुआ परेशानी से बोला था, जिस पर हंस दिलावर हंस दिया था। मेरी जान, अपनी मनपसंद औरत को देखकर मर्द पागल ना हो जाए, उसकी नस नस में हवस न जाग जाए तो फिर क्या इश्क हाँ किया उस मर्द ने। ये फीलिंग्स तेरे अंदर आग बनकर तेरे तब ही भड़केगी जब वो तेरे सामने आएगी, सिर्फ वही। उसके अलावा ये जादू किसी पर भी किसी औरत के सामने आने का काम नहीं करेगा, चाहे तो आजमा ले। दिलावर की बात सुनकर तो इब्राहिम गहरी सोच में डूब गया था। चल आराम कर मेरी जान। दिलावर मुस्कुराता हुआ फोन रख गया था और जिंदगी में पहली बार इब्राहिम एजान ने किसी लड़की को पूरी रात जाग कर शिद्दत से याद किया था। आपको ज़रूरत क्या थी अकेले अकेले जिरगे में जाने की। मुश्ताक लाला को अपने साथ ले जाते, देखे कितनी चोट आई है। अगर खुदा न खास्ता बड़ा मसला हो जाता तो समाहा उनके जख्म पर दवा लगाती बोली, अरे मुझे क्या पता था कि ऐसे चक्कर आ जाएंगे और मैं गिर पड़ूंगा। ये उम्र भी तो इतनी हो गई है ना। वो दर्द से आंखें बंद कर गए थे। इसलिए तो कह रही हूँ कि आपकी तबीयत अब पहले जैसी नहीं रहती। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए और सख्त आराम की ज़रूरत है और अच्छी आबो हवा की ज़रूरत है। अपने घर पर रहिए, क्यों बाहर अकेले निकलते हैं। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि मुझे अगर कुछ हो गया तो फिर तुम्हारा क्या होगा। मेरे अलावा तो तुम्हारा कोई भी नहीं है। चील कौवों की तरह दुश्मन तुम्हें ढूंढ नोच डालेंगे। वो दुखी हो गए थे तो फिर क्या करूं। आप बताएं, आप क्या चाहते हैं। समाहा ने गहरा सांस लिया, और यही कि तुम जल्द अज जल्द अपने घर की हो, जो मैं नहीं चाहता। इस कबायली खानदान की चली आ रही दुश्मनी में तुम उनकी भेंट चढ़ो। मैं अपने तमाम लोगों को खो चुका हूँ इस ज़मीन, सरदारी और ख़ानदानी रवायतों की वजह से। मैं चाहता हूँ कि कोई तुम्हारा मुहाफिज हो जो तुम्हें हिफाजत करे और जिसकी पिन्हा में तुम महफूज रहो। मैं तुम्हें यहाँ से दूर भेज दूंगा। ये सब कुछ मैं दुश्मनों को देकर इस दुश्मनी को रोक लूँगा। तुम बस जहाँ रहो, खुश रहो। कहो, कोई है तुम्हारी नज़र में जिसे तुम पसंद करती हो, कोई शहर में अच्छा लड़का। अब उनके चेहरे पर झुकी हुई समाहा के चेहरे पर परेशानी, आंखों में एक दर्द था। मेरे चलने जाने से ये लोग सुकून से बैठ जाएंगे। क्या शादी इस मसले का हल है दादा सरदार? नहीं। अगर एक फर्कें झुककर इस दुश्मनी को ख़त्म करना वाला होता तो हम कब का ये भी करके अपने प्यारों को आज जिंदा देख रहे होते। ये वो लोग हैं जो नस्लों की दुश्मनी को ढालते हैं। मैं अगर चली भी गई तो आज नहीं या कल, फिर कुछ सालों बाद ये मुझे ढूंढ कर मेरे मेरे बच्चों को या फिर मेरे साहिबान को मार देंगे। मैं आज मर जाऊं, मुझे गम नहीं। कल को मेरे बच्चों को या फिर मेरे शोहर को मेरी वजह से इस दुश्मनी में खून देना पड़े तो मैं ये दर्द कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। इसलिए आप मेरी शादी का ख्वाब रहने ही दें। वो उनके हाथ को थामते हुए नम आंखों से बोली थी, जिस पर सरदार अय्याज शाह उसके मासूम भोले से चेहरे को देखकर रो दिए थे। वो तो परियों जैसी मासूम थी। क्या वो उसे दुश्मनी की आड़ में खून में लथपथ देख सकते थे? उसे तो अपनी जीना था, अब भी जीना था। लाल जोड़े में दुल्हन बनना था। और वो थी कि कफन की बात कर रही थी। उदास तो ना हो, चले हम कुछ दिनों के लिए आपकी पुरानी हवेली चलते हैं। और आपको वहाँ के आबशार हरियाली बहुत पसंद है ना? वो प्यार से उनके गले लगते हुए बोली थी। जानती थी कि कुछ वक्त तक वो अपने ऐसे ही नाराज रहेंगे, फिर मान जाएंगे। बहते आबशार, हर तरह छाया सब्जा, घने दरख्तों और हवा में छाई ताजगी एक अलग ही सरूर बख्श रही थी। लाल रंग की शाल ओढ़े, गुलाबी रंग की लंबी शर्ट और पैंट, ट्राउजर में उसके खुले बाल जो बार बार दुपट्टा हटने की वजह से बिखरते, और वो कोई कांच की गुड़िया
कर रहे थे। वो खिलखिलाती हुई अपने दादा का हाथ पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता सुनसान सड़क पर चल रही थी जब अचानक सरदार अय्याज शाह की रंगत सामने का मंजर देखकर मुतगय्यर हुई थी। समाहा, वो देखो, वो कोई इंसान है जो बेहोश पड़ा है। उन्होंने फिक्रमंद आवाज से उसकी तरफ इशारा किया था जहां सामने से बहती बहती आबशार और बड़े बड़े पत्थरों के बीच कोई लंबा चौड़ा सा इंसान ओहदे मुंह गिरा हुआ था। समाहा ने मतहोश तासुरात से उसकी तरफ देखा। जाओ बेटा, जरा जाकर देखो कौन है। कहीं कोई बेबस इंसान, बेसहारा इंसान तो नहीं जिसको मदद की जरूरत हो। वो उसे आगे की तरफ धकेलते बोले थे, अल्लाह जाने दादू, पता नहीं कौन है, क्या है, हम कैसे उसकी मदद कर सकते हैं। अगर कोई दुश्मन हुआ तो उसके माथे पर बल पड़े थे। वो पीछे कदम लेती हुई बोली थी, और उसके कपड़े फटे हुए थे। समाहा, लगता है खून भी बह रहा है। इंसानियत के नाते तो हम चल कर देख ही सकते हैं। अब वो खुद बड़े छोटे पत्थरों को पीछे उस इंसान की तरफ बढ़ने लगे। संभल कर दादू, अगर वो गिर ही ना जाए। इस डर से समाहा ने उन्हें लिया और उस इंसान की तरफ आगे जो उल्टा लेटा था। बहुत लंबा और मजबूत कद काट का वो शख्स, जिसके कपड़े भी कई जगह से फट चुके थे और उन पर लगे जख्म साफ जाहिर थे कि शायद वो बहुत ऊंची जगह से गिरता हुआ और आबशार के जरिए बहता हुआ यहाँ तक जख्मी हालत में पहुंचा था। उसे सीधा तो करो। समाहा अय्याज शाह की झिंझलाती हुई आवाज़ पर चौंकी और उसमें उनमें इतनी ताकत तो न थी कि वो ये काम खुद करते। इसलिए समाहा को कहा। समाहा आगे बढ़ती पूरी ताकत लगाकर उसे सीधा कर गई थी, लेकिन ये क्या, उसकी आंखें तो उस इंसान का चेहरा देखकर साकत रह गई थी। ये तो वही अस्पताल वाला लड़का है जो अपने ढेरों असले से लेस बॉडीगार्ड्स के साथ हॉस्पिटल आया था। ये यहाँ क्या कर रहा है? वो गुमसुम सी उसे देख ख्यालों में ताने बाने बुनने लगी थी। अरे सोच क्या रही हो? उसे उठाने की कोशिश करो, देखो कहीं मरा तो नहीं। बेचारा बेचा बचा जख्मी भी काफी है। अब वो उसे हिलाते हुए बोली। हवास पाख्ता सी उसके चेहरे पर झुकी चेक करने लगी, आया वो जिंदा भी है। तभी उसने पट से आंखें खोलते हुए समाहा को देखा। समाहा एकदम डर कर पीछे की तरफ गिरी। मार डाला जालिमों ने मुझे, कोई मेरी मदद करो, वो लोग मुझे मार देंगे। वो हूबरू बजी अपालू सा दुखने लगा। हंसी लड़का अब दर्द से दोहरा होता हुआ बोला था, क्या हुआ बेटा तुम्हारे साथ? तुम ठीक तो हो ना? दादा जान उसके लिए दिल में ढेरों हमदर्दी महसूस करते हुए बोले थे। बुजुर्ग वहाँ में गरीब लाचार बेसहारा इंसान, जालिमों ने मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, मेरी जान लेने की कोशिश की और मुझे ऊपर पहाड़ से फेंक दिया। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। वो आंखों को रगड़ता हुआ दर्द बड़ी कहानी आवाज में बोलता हुआ उठ बैठा। झूठ बोल रहा है ये शख्स, मैं इसे जानती हूँ। 4 दिन पहले ये लास्ट पेशेंट था जिसे मैं चेक करके गाँव आई थी। शक्ल से तो कोई रही ज्यादा मालूम होता हो। वो इतने गार्ड्स किसके थे? फिर समाहा आंखों से चिंगारी लिए सख्त लहजे में पूछने लगी। अब के रहीम आंखों में बेपनाह चमक और दिल की तेज होती हुई धड़कनों के साथ पलटकर उसे देखने लगा था और उसे अपने भाई की याद सताने लगी थी। महबूब के सामने आने पर दिल ना जाने दिल धड़के तो ऐसी मोहब्बत पर लानत। 4 दिन से वो जिस अजियत को झेलता बेहाल हो चुका था, आज उसे देखकर जैसे उसके दिल बेकरार को सुकून आ गया था। यानी वही मर्सा, वही दवा थी। दुआ भी वो सब मुझे गुलाम बनाकर जबरदस्ती लेकर जा रहे थे अपने साथ। वो लोग चाहते हैं कि मैं उनके लिए काम करूं, गुलामी करूं और उनकी मुझे शेख के हाथों बेच रहे थे। इसलिए मैंने बीमारी का नाटक किया था। वहां से भागता भागता मैं यहाँ तक आ पहुंचा और उसके मासूम चेहरे पर चुभती हुई निगाहों से देखती वो दांत पीसती थी। बड़े तुम कोई लाडले गुलाम हो। गले पे व्हाइट गोल्ड की महंगी तरीन चेन, हाथ की घड़ी साफ बता रही थी कि ये लिमिटेड एडिशन था। तुम्हारे कपड़े और जूते भी बहुत महंगे हैं। और उसका अच्छे से तजिया करती हुई वो फिनकारी दिल किसी तौर उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। ये सब तो मेरे मालिक ने दिया था लालच में, ताकि उनकी बात मैं मान लूँ, यकीन करें बुजुर्गवारों, मैं वाकई बहुत गरीब और बेबस लाचार इंसान हूँ। चेहरे पर मस्किनियत लिए वो सुबह के आंचल से आंसू साफ करने ही लगा था कि उसने गुस्से से अपना दुपट्टा खींचा और अच्छा बॉडी शाडी भी खूब तगड़ी बनाई है, बिल्कुल हीरो जैसी। और 6 पैक ये भी मालिक ने दिए हैं। गुस्से में भरपूर तंज करने के चक्कर में वो उसके दिल खोल कर तारीफ कर गई थी, जिस पर रहीम मुँह छुपाता हुआ शर्माए बोला था, बहुत शुक्रिया। वहाँ तो हैरत से मुंह खोले देखे गई थी। वो सचमुच उसकी बातों पर अब लच कर रहा था।
وہ الگ بات تھی کہ اس کی چلتی تیز دھڑکنیں وہ سن نہیں سکتی تھی۔ ارے بس کر دو سماحہ، دیکھ نہیں رہی بچے کو کتنا زخمی ہے؟ تم تو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو۔ دادا جان آپ اسے سست بن سناتے ہوئے بولے تھے۔ سماحہ کا اب منہ کے ساتھ آنکھیں بھی کھل گئی تھی۔ یہ ڈھونگی ہے دادو، بکواس کر رہا ہے۔ ایک بار پھر مزاحمت کرنے لگی تھی۔ بس چپ کرو تم۔ بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ سماحہ کو جھٹکتے ہوئے اب وہ شریں لہجے میں اس سے بولے تھے۔ جی میرا نام ابراہیم ہے۔ وہ ہاتھ باندھے تابعداری سے سر جھکا گیا تھا۔ بہت پیارا نام ہے۔ ایسا کرو ہمارے ساتھ چلو، کچھ دن ہمارے مہمان بنو۔ اب کہ وہ دادا جان کی بات پر سماحہ کو زوردار جھٹکا لگا تھا، ابراہیم تو خوشی سے ناچنے لگا۔ کیا جی، یہ کیسے جا سکتا ہے ہمارے ساتھ؟ دادا جان وہ ہکی بکی سی بولی تھی۔ ابراہیم جو خوشی سے آگے بڑھ رہا تھا منہ بسور گیا تھا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ ایک تو یہ غریب ہے، اوپر سے بے بس بیچارہ، اب تو یہ ضرور جائے گا۔ ایاز چاچا ضدی لہجے میں بولتے کھڑے ہوئے تھے اور اسے حیرت اشارے سے بولے تھے کہ مجھے لے کے چلو۔ ابراہیم دانت نکال کر اسے ایک شرارت نظر سے دیکھتا ہوا دادا جان کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھنے لگا تھا۔ سماحہ نے پھٹی آنکھوں سے یہ تمام منظر دیکھتے ہی ایک گہرا سانس لیا تھا اور پھر خود آگے بڑھ گئی تھی۔ دیکھو بیٹا، اسے اپنی ہی حویلی سمجھو، تم مہمان نہیں ہو، جب تک چاہو رہو۔ وہ خوش دلی سے بولتے ہوئے اسے حویلی اندر لے آئے تھے اور انہیں میں اپنا کیا سمجھوں؟ وہ پلٹ کر چہرے پر معصومیت اور آنکھوں میں شرارت لیے سماحہ کو دیکھتا ہوا بولا تھا تو غصے سے لال ہوئی تھی۔ سماحہ اب آنکھوں میں شعلہ لیے اسے دیکھنے لگی۔ ارے نہیں، آپ اسے کچھ مت سمجھو، وہ بس اجنبیوں سے دوری رہتی ہے۔ میں ہوں نا، مجھے اپنا دادا سمجھو اور یہ تمہارا کمرہ، کھاؤ پیو عیش سے رہو۔ اور اس کی چوڑی پیٹھ پر ہاتھ مارتے ہوئے وہ اسے ہنسے۔ ٹھیک ہے دادا جان، یہ کہتا وہ اپنے کمرے کی طرف ایسا شاہانہ انداز میں بڑھا جیسے اس کی اپنی حویلی ہو۔ آپ اسے حویلی اٹھا لائے بنا جانے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں سے۔ وہ آپ کو بے بس اور لاچار مضمون لگا ہے، سالم بندہ کھا جائے ایسا لگتا ہے۔ آپ اس پر یقین کر بیٹھے اور لے کر اسے میرے برابر والا کمرہ بھی دے دیا۔ سیریسلی؟ اور آپ اوپر سے ساتھ والا کمرہ بھی دے لیا؟ سیریسلی؟ اب وہ ان کے کمرے میں بیٹھی ہوئی ان پر بھڑک رہی تھی۔ بھروسہ کیا جا سکتا ہے سماحہ، مجھے بوڑھے کا دل کہتا ہے کہ وہ بچہ ایسا نہیں۔ آپ کے ان کے چہرے پر معنی حس مسکراہٹ تھی۔ آپ کریں اس پر بھروسہ، لیکن مجھ سے امید مت رکھیے گا۔ تن فن کرتی ہوئی وہ چلی گئی تھی۔ ابراہیم جو اپنے روم کی کھڑکی پھلانگ کر ایک چھوٹی سی دیوار پر کھڑا انہی کی باتیں سن رہا تھا، ضدی لہجے میں بولا تھا۔ ایک بار تم میری ملکیت میں تو آؤ سماحہ بچہ، نہ میں تمہیں کچا چبایا تو کہنا۔ میں گھر میں داخل تو ہو چکا ہوں، لیکن بڑی میٹھی چوری ہے، اتنے آرام سے تو قابو میں آنے والی نہیں۔ فون کال کے ساتھ لگائے وہ دراور سے بولا تھا۔ اب میں تجھے ایک دن بھی نہیں گزرا اس گھر میں اور تو لڑکی کے کمرے اور اس کے دل تک پہنچنے کی جلدی میں ہے۔ صبر کرو میرے یار، ابھی تو بہت سے امتحانات باقی ہیں محبت میں۔ دراور اس کی بے تابی پر ہنستا ہوا بولا تھا۔ تبھی دروازہ بجا۔ ابراہیم نے جلدی سے فون چھپاتے ہوئے بھاری آواز میں حکم دیا تھا، آ جاؤ۔ تبھی دروازہ کھلنے پر وہ بڑی بے کر چہرہ نمودار وجہ سے دیکھ کر ابراہیم کے چہرے پر شرمندگی مسکراہٹ رنگی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے سامنے جا کھڑی اور قد میں بہت اونچا اور باڈی بلڈر جیسا تھا۔ یونانی دیوتاؤں کا ذکر ہوا اور وہ سامنے ابراہیم کو دیکھ کر کھڑا کر دیا جائے۔ تم دادو کی آنکھوں میں دودھ تو چوم سکتے ہو، میری نہیں۔ تمہاری حقیقت کیا ایک دن میں جان کر رہوں گی۔ خیر یہ کپڑے ہیں، تم چینج کر لو، میں ملازم کے ہاتھ کھانا بھی بھجواتی ہوں۔ بیڈ پر کپڑے پھینکتی ہوئی وہ سختی سے تیور لیے ہوئے اب اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ ابراہیم کی نظریں اس کے ہی جذبات کی عکاسی کر رہی تھی۔ وہ کپڑوں کو دیکھتا حیران ہوا تھا۔ فل وقت کے لیے ان پر گزارا کرو اور تمہارے جسے دیو نہیں ہے یہاں ان پر اب چڑھ ہی گئی ہے۔ مجھے ایسے کپڑے پہننے کی عادت نہیں۔ وہ اپنے ازلی انداز میں بولا۔ اوہ، کہیں کے پرنس نہیں؟ آپ جو حکم صادر کر رہے ہو چپ چاپ پہن لو، ورنہ انہیں پھٹے کپڑوں میں گھومو۔ انگلی اٹھا کر روبدار دبدبے میں کہتے ہوئے چلی گئی۔ ابراہیم بے اختیار ہنستا ہوا بیڈ پر دھڑام سے گر گیا تھا۔ ابراہیم اذان جیسے بے رحم اور بے حس انسان کا دل دھڑکنے لگا اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ مغرور اور بے انتہا کا گھمنڈی شخص، لیکن وہ کوئی فرشتہ تو نہیں تھا۔ وہ چاہنے لگا آخری سانس تک وہ اس کے ساتھ رہے۔ وہ کب کسی کے پیار میں پڑ سکتا تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ لڑکی پوری طرح سے اس کے دماغ پر قابض ہو چکی تھی اور اس بات کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جس شخص کو اپنی فیلنگز پر پورا کنٹرول تھا، اس لڑکی کے آس پاس رہنے کی وجہ سے ابراہیم اذان کو اپنی فیلنگز سے کمزور پڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ وہ یہ جان گیا تھا کہ اس لڑکی کا اس کے
آس پاس ہونا بہت خطرناک تھا، اور اس کے رگوں میں راجا مہاراجوں کا خون دوڑ رہا تھا، اور وہ ہوا کی طرح اس پر کوئی روک ٹوک بھی نہیں تھی۔ وہ بس اسے دوسروں پر راج کرنا ہی سکھایا گیا تھا، اور اس پر کوئی زور نہیں تھا۔